सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़े थे। उसके हिसाब से हम ये अब कंट्रीज़ के एग्जांपल पढ़ेंगे कि क्या वाकई में इन कंट्री में डेमोक्रेसी है। सबसे पहले है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, कि जो मेजर डिसीजन हैं वो इलेक्टेड लीडर लेते हैं डेमोक्रेसी में। तो उसमें पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, केस ऑफ पाकिस्तान है। जनरल परवेज मुशर्रफ रूल्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1999 विल गिव अस वन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। परवेज मुशर्रफ जिन्होंने पाकिस्तान में 1999 में रूल करना शुरू किया था, उसके उनके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो केस ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो मिलिट्री कॉप के लीडर थे। उन्होंने जो 1999 में उन्होंने वहाँ के जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और अपने आप को पाकिस्तान का कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। उन्होंने अपना जो वो मिलिट्री कॉप के चीफ थे पर उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट गारंटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। टू 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम डिक्लेयर किया जो कि उन्हें 5 ईयर का एक्सटेंशन गारंटी करता था। Pakistani media human rights organization said that referendum was based on malpractice and fraud. सभी मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, सभी ने ये कहा कि ये जो रेफरेंडम आया है, जो ये घोषणा पत्र आया है, ये फ्रॉड है। In August 2002, Musharraf issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. तो उसके बाद अगस्त 2002 में मुशर्रफ ने एक लीगल जो ऑर्डर है, कानूनी जिसे ऑर्डर कहते हैं, उसको निकाला और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबली। उन्होंने नया जो अमेंडमेंट किया उसके हिसाब से ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जो सिविलियंस कैबिनेट थी, जो लोगों ने चुनी थी, वो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करेगी जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स के अंदर होगी। Elected representative had some power, but the final power was in the hand of military officers and General Pervez himself. उसमें ये कहा गया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कुछ अधिकार होंगे, लेकिन जो फाइनल पावर है, जो मेन डिसीजन लेने की जो पावर है, वो जो है वो परवेज़ मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगी। However, elected representative had some power, but the final during his rule, उनके टाइम में, although the people may have elected their representative to the national and provisional assembly, these representatives were not allowed to take the final decision. हालांकि उनके टाइम में लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया, इलेक्शन हुए, नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के इलेक्शन हुए, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने चुने उनको फाइनल डिसीजन की पावर नहीं दी गई। द फाइनल पावर रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल एंड जनरल परवेज हिमसेल्फ। जो फाइनल पावर थी वो आर्मी के पास थी या जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्क सिस्टम। और इस तरीके का जो सिस्टम होता है कि फाइनल पावर किसी एक लीडर के हाथ में हो या किसी एक ग्रुप के हाथ में हो, इस तरीके के जो गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। ये पूरी तरीके से एक डिक्टेटर और एक मोनार्की की पहचान है। They formally have an elected parliament and government, but real power is with those who are not elected. यानी कि उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट करी, पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुना, गवर्नमेंट भी चुनी, लेकिन जो रियल पावर है वो इलेक्टेड मेंबर के पास नहीं है। तो यानी कि जो फर्स्ट फीचर्स है डेमोक्रेसी का कि रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, ये इस हिसाब से पाकिस्तान में नहीं हो रहा था। 10 फर्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए जो पहला फीचर्स है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो फाइनल डिसीजन का राइट है वो उनके पास होगा, जो जनता चुनेगी वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहते हैं, बट इन रियल दे आर नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री।
नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्टेड कंपटीशन, जो हमने सेकंड फीचर्स पढ़ा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्शन में फेयर चांस होता है लोगों को अपने चूज़ करने के लिए। उसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे चाइना का। द एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड मेक्सिको विल गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। केस ऑफ चाइना पढ़ते हैं पहले। द मेंबर ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट कॉल क्वेंगो रेनमिन डाइब्यो डुहाई, यानी ये चाइनीज़ नेम है, इसका मतलब होता है नेशनल पीपल कांग्रेस। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर एवरी ईयर्स, ये लोगों के थ्रू चुनी जाती है हर 5 साल बाद। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड सम मेंबर इलेक्टेड बाय द आर्मी। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसको पावर है कि एक तो वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं कंट्री के, और उसके अलावा आर्मी के कुछ इलेक्टेड मेंबर भी चुनते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब इलेक्शन से पहले इलेक्शन कंटेस्ट होने से पहले सभी कैंडिडेट को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। Only its member of the 8 party allied to it or allowed to contest। केवल ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं ये ही किसी को अलाउ करते हैं या मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं। दस द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट बनेगी 5 साल में, चाहे वो से लोगों ने ही, चाहे लोग कितना ही वोट दें, जो गवर्नमेंट बनेगी वो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही फॉर्म होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ मेन है। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ इलेक्शन नहीं है। सेकंड है हमारा केस ऑफ मैक्सिको का। इसमें क्या है, मैक्सिको जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1930 में, ठीक है। इट होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी हर 6 साल बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के चूज़ करने के लिए इलेक्शन होता है। मैक्सिको हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, वो किसी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंडर भी नहीं है। Till 2000, all the president election were won by the PRI, Institutional Revolutionary Party, as they employed many corrupt practice and unethical means to win the election every time। लेकिन 2000 से जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्शंस जीते जा रहे हैं वो PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के ही चुने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इस पार्टी के मेंबर हैं, वो बहुत करप्ट हैं और वो अनैतिक, जिसे बोलते हैं अनएथिकल तरीके से इलेक्शन जीतते हैं। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI, सभी टीचर्स को स्कूलों में भी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, फोर्स करना पड़ता है पेरेंट्स को कि वो PRI के ही मेंबर्स को वोट दें। Sometimes polling booth were shifted from one place to another to make it difficult for the people to cast their vote। कभी कभी पोलिंग बूथ भी वो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो जिससे लोगों को वोट कास्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कंक्लूज़न इन दोनों केस का यही है कि चाहे चाइना है या मैक्सिको है, वहाँ पे इलेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। इलेक्शन में से किसी तरीके से कोई सफिशेंट तरीका नहीं है। इलेक्शन में रियल चॉइस जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की है लोगों को नहीं मिल रही है। पीपल शुड हैव राइट टू यूज़ देयर चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ़ दे विश। लोगों को अधिकार होना चाहिए कि अगर उन्हें अपना रूलर पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसे चेंज कर दें 5 साल बाद। लेकिन ये जो एग्जांपल्स हैं ये तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के नहीं हैं। सो जो दूसरा फीचर्स है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, भी यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और फेयर चॉइस होनी चाहिए वोटर के पास, और उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद चेंज करने का भी राइट होना चाहिए, 5 या 6 जो भी किसी कंट्री में हो, वो यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू।